हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट नया है वो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करेगा, क्योंकि क्लास 12 की जो सेशन है वो अभी थोड़े मतलब नहीं आ रहे थे अभी तक, लेकिन अब आपको कंटिन्यू सेशन मिलेंगे। जो ये फिजिक्स का सेशन है, इसके बाद में आपको नंबर 2 पे मैथ का सेशन मिलेगा। इसी के आधार पर आपको सारे सेशन मिलेंगे। ठीक है। आप लोग नोट्स देख रहे होंगे। ठीक है, ऐसे आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है पहला, देखो, जो फिजिक्स होती है 12th में, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। ठीक है। ये पार्ट 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। कौन सा? पार्ट 1। ठीक। पार्ट 1 अध्याय नंबर 1। चैप्टर क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इंग्लिश में भी है, पूरा इंग्लिश में नहीं है, लेकिन हेडिंग्स वगैरह इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपका अध्याय 1 है। ठीक। इस अध्याय में सबसे पहली हेडिंग जो आपको याद रखनी चाहिए, वैद्युत आवेश। ये आपने 12th में भी पढ़ी होगी। ठीक। जो वैद्युत आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत जो क्षेत्र है ये 10th का भी चैप्टर है, इस वजह से ये आपने कुछ इसका पार्ट 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश क्या है? देखो, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। तो वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। ठीक। अब अगर वैद्युत आवेशों के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक, एक मिनट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे होगा। ठीक है। ये फील्ड नहीं होगा, फील्ड क्षेत्र हो जाता है, ये इधर है थोड़ा। ठीक। तो वैद्युत आवेशों के प्रकार, वैद्युत आवेशों के प्रकार में हम बोलें तो ये देखिएगा यहाँ पे कितने प्रकार क्या होते हैं। वैद्युत आवेश वैसे आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। कितने प्रकार होते हैं? एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। अब धनावेश और ऋणावेश आया कैसे, पहले उसको आप समझ लीजिएगा। इसमें जो लिखा है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन जो वैद्युत आवेश होता है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है धनावेश, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। ठीक। अब ये पॉजिटिव निगेटिव निर्धारण कैसे करेंगे? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी, वो मान लो वो हो जाएंगे ऋण आवेश। क्या हो जाएंगे? ऋण आवेश। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो हो जाएंगे आपके धन आवेश। यहाँ पे देखिएगा, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर बात की जाए कि अगर हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव की बात करें, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम निगेटिव और निगेटिव की बात करें तो निगेटिव निगेटिव भी एक दूसरे को दूर करेंगे। ठीक। पॉजिटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को दूर करेंगे और निगेटिव निगेटिव भी एक दूसरे को दूर करेंगे। और अगर बात करें, यहाँ पे लिखा है विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाते हैं। ठीक है। देखो, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आने के कारण वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वहां पे कौन सा आवेश हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव आवेश होगा, मीन्स धन आवेश होगा। ठीक। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाके स्थानांतरित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण कौन से हो जाते हैं? ऋणावेशित हो जाते हैं।
तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक धनावेश एक ऋणावेश। अधिकता के कारण ऋणावेश हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण धनावेश हो जाता है। ठीक है। और अगर बात करें कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षित करेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी प्रतिकर्षित करेगा, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कुछ आवेशन की विधियां हैं। ठीक, कोई दो वस्तुओं को हम कैसे आवेशित करेंगे उनकी विधियां हैं। ठीक है। तो किसी चालक के आवेशन की निम्नलिखित विधियां होती हैं। चालन के आवेशन की निम्नलिखित विधियां होती हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं देखिएगा यहाँ पे। पहली है घर्षण द्वारा आवेशन। पहली विधि कौन सी है? घर्षण द्वारा आवेशन। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि किन्हीं दो आवेशित पदार्थों को अनुकूल परिस्थितियों में रगड़ा जाए तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित हो जाते हैं, तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाते हैं। मतलब ये है, अगर कोई, जैसे हम पटरी को अपने बालों से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद में क्या होता है कि बालों से इलेक्ट्रॉन निकल के मेरी पटरी पर लग जाते हैं। ठीक है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, आपस में रगड़ने के पश्चात जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस वस्तु को हम धनावेशित बोलेंगे, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस वस्तु को हम ऋणावेशित बोलेंगे। ठीक, यही है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक, इसके बाद में नंबर टू है। नंबर टू देखिएगा। नंबर टू है चालन द्वारा आवेशन। नंबर टू क्या है? चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है? यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं तो आवेश रहित चालक भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि को चालन विधि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन है किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर आवेशित वस्तु में आवेश के पुनर्वितरण के द्वारा उनके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रक्रिया स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। ठीक है। स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। तो ये तीन विधियां हैं आवेशन की, इनको याद रखना है। ठीक, कैसे हम कोई दो वस्तुएं कैसे आवेशित हो जाती हैं, कैसे धनावेशित हो जाती हैं, कैसे ऋणावेशित हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिएगा, इसमें पहला है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश के क्वांटीकरण से एक फार्मूला निकल के आया है, Q बराबर एन। क्या फार्मूला निकल के आया है? Q बराबर एन। देखिएगा, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। Q बराबर एन। यहाँ पे Q जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यहाँ पे क्या लिख दीजिए? क्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है। और यहाँ पे एन जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, तो ई की वैल्यू कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक, अब हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखो ये लिखा है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे इसके कुछ न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। तो जब न्यूमेरिकल के वीडियो आएंगे तो उसमें एक दो इसका भी न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखना। क्यू बराबर एन ई। एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये वैल्यू फिक्स होती है, और क्यू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। क्यू आवेश हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है? आप लोगों ने बहुत देखा होगा, बहुत पढ़ाया गया होगा आपको कॉलेज में। ठीक, तो कूलाम का नियम देखते हैं।
कूलॉम्स लॉ। ठीक। कूलॉम्स लॉ जो है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर, देखो एक ये स्थिर बिंदु आवेश है Q1, एक मिनट, एक ये स्थिर बिंदु आवेश है और एक ये स्थिर बिंदु आवेश Q2, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, इनके बीच कार्यरत बल होता है, ठीक, वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणाम परिमाणों, तो दोनों आवेश के परिमाण क्या हो गए, ये Q1 Q2, परिमाणों के गुणनफल, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, Q1 इंटू Q2 बोल दें, ठीक, Q1 इंटू Q2, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो F होगा वो इनके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी R होगी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F1/R², ये आपको देखो दिया गया है। F जो है वो अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के, और F अनुक्रमानुपाती है 1/R² के, ठीक है। अगर इन दोनों समीकरण को हम देखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R², Q1 Q2 अपॉन में R², यहाँ पे जो ये K लिखा है ये K यहाँ पे नहीं, जब हम इसका अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे तो K कांस्टेंट को लाएंगे, क्या लाएंगे, अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे तो K कांस्टेंट को लाएंगे, ठीक है। K की वैल्यू क्या होती है, K एक नियतांक है, K क्या है, K कांस्टेंट है, K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, ये देखो लिखा है K की वैल्यू 1/4πε0, यहाँ पे K का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹, ये K क्या होती है, ये K की वैल्यू होती है, ठीक। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R², ये आपका हो गया कूलाम का नियम, क्या हो गया, कूलाम का नियम, ठीक। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा इसमें एक ये आया एप्सिलॉन नॉट, आया है एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी वैल्यू होती है, देखो एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं तथा इसका मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, इसका मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, मात्रक का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इसका मात्रक भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं एक एक नंबर में वैकल्पिक टाइप्स में, ठीक है। आगे की बात करते हैं, तो ये देखो लिखा है आपकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक, ये है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है। अब कूलाम का नियम आपने पढ़ा, इनकी कुछ सीमाएं भी तुमको पता होनी चाहिए। यह नियम केवल स्थिर स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, मतलब ये नियम जो होता है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए है, ठीक है, ये स्थिर होनी चाहिए, ये दो बिंदु आवेश जो Q1 Q2 है ये स्थिर होने चाहिए। यह नियम केवल तभी कार्य करता है जब तक दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है, मीन्स इनके जो R है इसका व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन होगा, तभी ये मतलब जो नियम है वो कार्य करेगा, अन्यथा कार्य नहीं करेगा, मतलब ये स्थिर होने चाहिए और व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, अभी देखो हमने बताया था निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र, मीन्स दो कार्यरत बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक। इस फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस Q1 Q2 से पहले R को इस साइड ले जाएंगे, ठीक, कैसे देखो हम समझा रहे हैं यहाँ पे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 1/0 Q1 Q2 अपॉन R², पहले R² को इधर लाओ तो ये हो जाएगा F R², Q1 Q2 को लाओ, Q1 Q2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएंगे डिवाइड में, ठीक है, Q1 और Q2 इज इक्वल टू
देखो ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये 1/4 पाई है, ये तो एक वैल्यू है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा क्या, F r² अपॉन Q1 Q2, और ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको अगर हम पलट दें, हमें केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, मात्रक तो हमें एप्सिलॉन नॉट का चाहिए ना, तो ये भी हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में F r²। ठीक, अब ये बताओ, अगर हम मात्रक चाहिए तो Q1 Q2, Q1 एक आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, 2 कूलाम है, मतलब 2 आवेश है, मतलब कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या लिख जाएगा, कूलाम स्क्वायर। प्रति बल, बल का मात्रक आपको याद होना चाहिए, बल का मात्रक न्यूटन है, तो न्यूटन इंटू r² मीन्स मीटर स्क्वायर, ये आपका मात्रक हो गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब विमा की बात करें, देखो ये कूलाम की विमा क्या होती है, एटी होती है, कूलाम की विमा एटी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा और t² हो जाएगा। ठीक, और तुम्हारे पास न्यूटन की विमा L T-2 और इसकी मीटर की L²। अब इनको जब ऊपर ले जाओगे तो m पे -1 हो जाएगा, और L पे -3 हो जाएगा, T4 हो जाएगा, और A2 हो जाएगा। तो ये -13, शॉर्ट में अगर याद रखना चाहो, -13 प्लस के 42। अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे याद करनी है, तो -13 प्लस के 42, इस तरह से याद कर लो, m-1 L-3 T4 A2। ठीक, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता। परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, देखिएगा इस पे देखते हैं। अब हम परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा, वायु अथवा निर्वात में स्थित दो स्थिर वैद्युत बल के बीच कार्यरत वैद्युत बल, तो F बराबर, मतलब अगर कोई दो बिंदु आवेश, मतलब जो दो बिंदु आवेश हैं, वो अगर वायु या निर्वात में रखे हुए हैं, जो कूलाम के नियम के जो बिंदु आवेश दो होते हैं, स्थिर बिंदु आवेश, वो वायु या निर्वात में रखे हुए हैं, तो हम F बराबर बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। के परावर्तनांक माध्यम वाले में उतनी ही दूरी पर स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। अब अगर हम इन आवेशों को किन्हीं माध्यम में रख दें, किन्हीं माध्यम में रख दें, फिर Fm बराबर हो जाएगा, M फॉर मीडियम हो जाएगा, ठीक है, A फॉर एयर, एयर फॉर मीन्स वायु, किसी वायु माध्यम में रखा है, या M फॉर मीडियम किसी माध्यम में रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, उस माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r²। अब इन दोनों की हम तुलना करेंगे, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ऊपर वाला समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इन दोनों समीकरण की जब हम तुलना करेंगे, तो Fa अपॉन Fm, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r² और डिवाइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में r²। ये देखिएगा कट गए हैं, ऊपर कट गया, केवल क्या बचा, 1/k बचा, क्या बचा, 1/k, मतलब Fa अपॉन Fm में क्या बचा, 1/k बचा। ठीक, Fa अपॉन Fm में क्या बचा, 1/k। अब यहाँ से तुम एक चीज याद रखना, के बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास में Fm अपॉन Fa, क्या हो जाएगा, Fn अपॉन Fa। एक फार्मूला और होता है, ये बाद में आपको कराएंगे, ठीक है, ये होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एक होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इससे हम के का मान निकालेंगे, जो के का मान मेरा आएगा, वो क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो हम यहाँ पे रख देंगे के की जगह पे, तो मेरा आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफएम अपॉन एफ। ठीक, ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक माध्यम की वैद्युतशीलता हो जाएगी, और जो एप्सिलॉन नॉट होगा वो निर्वात की वैद्युतशीलता होगी, जो एप्सिलॉन आर होगा वो आपेक्षिक वैद्युतशीलता होगी। ठीक, आपेक्षिक वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को हम के बोलेंगे, आपेक्षिक वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन आर बोलेंगे। ठीक, ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट जो है वो है वितरण है शायद, इसको जूम करते हैं थोड़ा ज्यादा ही zoom।
देखिएगा, ये है वितरण, सतत आवेश वितरण। ठीक, इनका यूज जब हम डेरिवेशन कराएंगे उसमें होगा। ठीक है, तो याद होना चाहिए तुमको। सतत आवेश वितरण मीन्स होता है यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित होता है, तब सतत आवेश वितरण कहलाता है। किसी पे तुम एक समान रूप से वितरित कर दो, वो क्या हो जाएगा, सतत आवेश वितरण हो जाएगा। पहला है रेखीय आवेश वितरण, मीन्स जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल। इसको हम लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल भी बोल सकते हैं। ठीक, इसका मात्रक कूलाम, क्यू का मात्रक कूलाम, एल का मात्रक मीटर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें नीचे पृष्ठीय आवेश वितरण, तो पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या हो जाएगा, जब आवेश किसी पृष्ठ पर, अभी क्या होता था, अभी रेखा पर था, अब पृष्ठ है तो पृष्ठ पर, जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। ठीक, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अगर इसका मात्रक, इसके मात्रक की बात करें तो क्यू का मात्रक कूलाम हो जाएगा और ए का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा मात्रक, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें आयतन आवेश वितरण, किसकी बात करें, आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण क्या हो जाएगा, जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी एरर है, यहाँ पे घनत्व होगा। ठीक है, इनको हम दोबारा से ठीक करवा देंगे। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एस भी बोल सकते हो, डी वी भी बोल सकते हो। ठीक है, डी वी बोल सकते हो या एस भी बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसे हम क्यू अपॉन वी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यू अपॉन वी। तो ये हो गया, आपको यहाँ तक हो गया। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रही हो इस वीडियो के अंतर्गत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका और सुधार करेंगे। ठीक है, तो आगे इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें इसके आगे का चैप्टर मिलेगा। इसके आगे जो है वो बिंदु आवेश के कारण है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अभी वैद्युत द्विध्रुव कराएंगे। ठीक, पूरा चैप्टर इसी प्रकार कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।